अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। बंद कर दे कोई माजी का दरीचा मुझ पर, अब इस आईने में सूरत नहीं देखी जाती। माजरत के साथ कि अख्तर सईद खान का ये शेर आज की सियासी सूरत हाल पर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। 8 दिसंबर के पीडीएम सरबराही इजलास से आज तक 4 दिन में बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के दरमियान 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। जो लोग ये मुलाकातें करीब से देख रहे हैं, उनके बकौल इन मुतवातिर मुलाकातों में मुस्तकबिल की सुनहरी तस्वीर नहीं बुनी जा रही, बल्कि माजी की बदनुमा तस्वीर की कजाराई दूर करने की कोशिश है। पीडीएम इस्तीफों का ऐलान कर चुकी, मगर इत्तलात हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को और मरियम नवाज को, दोनों को ही इस्तीफों के बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल पर तहफ्फुज़ात हैं, और इन तहफ्फुज़ात की वजह माजी के इक़दामात की वजह से होने वाली बदएतमादी है। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातें एक दूसरे के हवाले से खाइफ हैं कि इंतहाई इक़दाम के बाद कहीं कोई जमात इसको बारगेनिंग पावर के लिए इस्तेमाल ना कर ले, जैसा कि माजी में होता रहा है। पीडीएम के लाहौर जलसे में अब 1 दिन बाकी है। इतवार को पीडीएम लाहौर में जलसा करने जा रही है। मीनार पाकिस्तान मुजव्वज़ा मकाम है, मगर क्या वहाँ पीडीएम जलसा कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे कबल मुल्तान में 30 नवंबर को पीडीएम जलसा करने में जरूर कामयाब हुआ, मगर कासिम बाग ना पहुंच सका। अभी भी हुकूमत ने वाज़े ऐलान किया है कि जलसे को नहीं रोका जाएगा, मगर जलसे में खिदमात फराहम करने वालों के खिलाफ जरूर मुकदमे किए जाएंगे, और ये वाहिद हुकूमती ऐलान है जिस पर फौरी अमल दरामद शुरू हो चुका है। साउंड सिस्टम मुहैया करने वाले डीजे बट को एक रात हवालात में गुजारना पड़ी। इसी तरह लक्ष्मी चौक पर जहां मरियम नवाज ने रैली के दौरान कड़ाही खाई, उस रेस्टोरेंट पर भी मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। यही नहीं, हुकूमत की दीगर तैयारियां भी जोर पकड़ रही हैं। आज काबीना में भी कलीदी तब्दीलियां की गई हैं। साबिक वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद को वजारत दाखिला दे दी गई है। बाकी भी 2 कलमदान तब्दील हुए हैं। साबिक वजीर दाखिला एजाज शाह को वजारत इंसदाद मनशियात दी गई है। वजीर आजम ने इजलास के लिए गवर्नर पंजाब को भी आज बुलाया, उनसे भी उनकी मुलाकात रही। बहुत से अहम सवालात इस पूरी सूरत हाल पर सामने उठते। क्या पीडीएम वाकई वो प्रेशर बनाने में कामयाब हो चुकी जो हुकूमत को सोचने पर मजबूर कर? अब से कुछ देर पहले जो खबर आ रही थी वो ये थी कि इस्लामाबाद में दफा 144 भी 2 माह के लिए नाफिज कर दिया गया है। तो फिर ये 13 में क्या तय होगा? और ये लॉन्ग मार्च जिसका आज बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि इनका पीडीएम का लॉन्ग मार्च तारीख का बड़ा लॉन्ग मार्च होगा, ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पीडीएम क्या इत्तेमाद साजी में आगे बढ़ गई और किस नतीजे पर इस वक्त। राना साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि 4 दिन में 3 मुलाकातें हुई हैं मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो साहब की, इतनी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? कोई तहफ्फुज़ात और खदशात दूर करके इत्तेमाद साजी हो सकी है? थैंक यू वेरी मच। मैं अच्छा आपको बताऊं कि ऐसी कोई बात नहीं, कोई उसमें बात इत्तेमादी वाली बात आप समझें कि इसको तो रूल आउट कर दें, क्योंकि ये बड़ी एक डीप अंडरस्टैंडिंग के तहत एपीसी जब हुई तो उसमें पीडीएम बनी थी, और पीडीएम का बड़ा क्लियर कर एजेंडा जो 26 पॉइंट्स जो उसमें डिक्लेरेशन में दिए हुए थे, ये उसमें पीडीएम बनी और फिर एपीसी के जो डिक्लेरेशन है तो उसमें पीडीएम बनी और उसको एक चार्टर मिला कि इस गवर्नमेंट से किसी तरह छुटकारा हासिल किया जाए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट का 2 जो पॉइंट पे वो बिल्कुल जीरो इस वक्त है, क्योंकि ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको उन्होंने एक अंडरमाइन किया हुआ है, चाहे पार्लियामेंट हो उसकी सॉवरेनिटी अंडरमाइन की हुई है, जिस तरह वहाँ पे इनका कंडक्ट है, एक्शन है, वो भी आपके सामने है। दूसरा, उन्होंने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं या गवर्नेंस है उनकी, वो भी आपके सामने है। तो इस वक्त वहाँ पिस गए हैं, ना तो गवर्नेंस बेहतर है, इतनी मिसमैनेजमेंट है कि ये हिस्ट्री में मैंने नहीं कभी देखी। तो यहाँ जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनके जरिए जिस तरह आवाम की चीखें निकली हैं और सर्कुलर डेट इतना बढ़ गया 3000 पे पहुंच गया, हालांकि 5 दफा इन्होंने बिजली का बिल बढ़ाया। तो ये चीजें हालांकि लोएस्ट प्राइस तेल की भी हुई, तो उसके बावजूद जिस तरह आवाम की हालत है, बिजली का बिल दे नहीं सकते, 2 वक्त की रोटी खा नहीं सकते, तो इन चीजों के तहत आगे बढ़े हैं। और अल्लाह के फजल से आपने देखा कि अब डायलॉग की बात हो रही है, अब वो डेमोक्रेटिक बनने की कोशिश कर रहे हैं।
اب وہ اکنامک پالیسی لوگوں کو... رانا صاحب یہ جو آپ نے ڈائیلاگ کی بات کی، معذرت کے ساتھ آپ کو روک رہی ہوں، یہ مریم نواز صاحبہ نے بھی آج کہا کہ ان کی طرف سے کچھ رابطے ہوئے، میں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. یہ پی ڈی ایم کا جو اجلاس گزشتہ روز رہا وہاں بھی بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے بھی خبر یہ کہ پوچھا گیا کہ آخر پی ڈی ایم میں کس کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں. آپ کچھ بتائیں گے کہ کس سطح پر رابطہ، کیا پی ڈی ایم کے فورم پر یا سیپریٹلی نون لیگ کے لوگوں سے؟ حکومت بھی نہیں کلیئرٹی دے رہی اس میں کہ کیا حکومت کی طرف سے کس نے رابطہ کیا ہے، کس نے آپ سے رابطہ کیا؟ ان کے جو منسٹر ہیں، سینئر منسٹر ہیں 3 4 5 وہ لگے ہوئے ہیں، مختلف جو ہمارے قائدین ہیں ان کے ساتھ وہ رابطہ کرتے ہیں اور یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ آئیں، ٹیبل پہ بیٹھیں، ہمیں آپ ہمارے ساتھ بات کریں. اور پرائم منسٹر کا آپ نے دیکھا، انہوں نے ریپیٹڈلی 2-3 دفعہ ان دنوں میں ذکر کیا ہے کہ میں تیار ہوں بات کرنے کو، ہر ایشو پہ بات کرنے کو تیار ہوں، سوائے نیب کے، یا جو کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا. نیب کی اگر امینڈمنٹ کی بات ہوئی تھی تو اس وقت نیب لاز میں، تو اس وقت بھی ان کی طرف سے انیشیٹو تھا. میں آپ کو 100% بتا رہا ہوں، جو ان کے وہ ذرائع وہ لے کے یہ بات آئے تھے کہ اس کو امینڈ کرنا چاہیے، تو ہم نے کہا ہمیں تو پہلی بڑی ریزرویشن ہے، لیکن آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک لمبی کہانی ہے، وہ اس کا کیا بتا رہے ہیں، یہ اسی طرح ہی کرتے ہیں. لیکن اب مگر رانا صاحب اگر حکومت ہاتھ بڑھا رہی ہے تو آپ سب پارلیمانی جمہوری لوگ ہیں، آگے بڑھ کر اس پر کیوں نہیں بیٹھ سکتے، بات کیوں نہیں کر سکتے آپ لوگ؟ بات آپ کی بہت زبردست ہے، بڑی میں سمجھتا ہوں بڑے لاجیکلی اور پولیٹیکل اور ڈیموکریٹکلی یہی ہونا چاہیے، اسپرٹ بھی یہی ہے. لیکن اس گورنمنٹ کے ساتھ جس نے 2 سال میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑا ہے، ہم ان کے ساتھ اتنی میٹنگ کی ہے ان کی انویٹیشن پہ، ان کی ریکویسٹ پہ، کہ کسی نہ کسی ایشو پہ آپ کرتے رہے ہیں. ایٹیچیوڈ یہ ہوتا تھا کہ اس کے بیچ میں کچھ نہیں نکلتا تھا. میں آپ کو 2 بڑی زبردست مثال دیتا ہوں، باقی تو چھوڑے 101 ایگزامپل ہے میرے پاس. یہ جو جب انڈیا اور پاکستان کا فروری کی بات ہے، 27 فروری کو جب وہ نہیں ایک اسٹینڈ اپ ہوا، یہ گر گیا تھا، تو اس وقت انہوں نے سیکیورٹی پہ ایک بریفنگ کے لیے ایک میٹنگ بلائی جس میں آرمی چیف بھی تھے اور سارے انہوں نے بلائے ہوئے تھے، اور ہم بھی وہاں پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈ تھے، آصف زرداری صاحب بھی تھے اور ساتھ ان کے 2-3 بندے تھے ہر پارٹی کے بندے وہاں آئے. وہاں پرائم منسٹر 1 گھنٹہ اسمبلی چیمبر میں ہوتے ہوئے اپنے چیمبر میں وہاں پہ نہیں آئے، 1 گھنٹہ ان کو کنونس کرتے رہے. پھر فائنلی اس کو اسپیکر اور بات تو رانا صاحب وہاں آگئی نا، مگر آج وزیر اعظم کہہ رہے ہیں تو آپ لوگ نہیں مان رہے، وہ دفعہ 144 اسلام آباد لگا رہے ہیں آپ. جی میری بات سن. دوسرا کووڈ پہ انہوں نے میٹنگ کی تو اس پہ یہ ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ وہاں پہ ایک ایسی، میں مثال دینے لگا ہوں آپ کو، کہ وہاں پہ بلاول صاحب بھی شامل ہوئے، شہباز صاحب بھی. بالکل پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ کی اور اٹھ کر چلے گئے، ان کی بات ہی نہیں سنی. حالانکہ ان کی بات سنتے، اس کی تجویز کو مانتے نہ مانتے. تو ہمیں پتہ ہے کہ جتنی ہماری میٹنگ ہوئی ہے وہاں سے رزلٹ 0 آیا ہے. تو ہمیں پتہ ہے یہ صرف انگیج کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو پریشر ہے اس پریشر کو ریلیز ہو جائے، اور اس کے بعد پھر میں ناچتا پھروں وہاں پہ کہ جی بس ٹھیک ہے اب میں آگے بڑھوں گا. چلے رانا صاحب یہ کلیئر ہو گیا کہ آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے. مجھے ایک اس سوال کا جواب دے دیجیے گا کہ استعفے دینے کے بعد اب آپ لوگ ظاہر بات ہے مشاورت کر رہے ہیں، آئینی قانونی طور پر آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیونکہ اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں 84 اراکین بھی اگر بیٹھے ہوں، کورم پوائنٹ آؤٹ نہ ہو تو حکومت چلتی رہے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی اس وقت آپ لوگوں کا بھی مسئلہ ہے کہ لانگ مارچ کے بعد کیا، اگر استعفے منظور ہو جائیں تو پھر کیا؟ کوئی آپ کے پاس حل نکل سکا اس معاملے کا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اعتزاز احسن صاحب کوئی قانون کے وہاں کوئی بہت بڑے دادا پردادا نہیں ہے. یہ بڑی خواہ ان کی انٹرپریٹیشن سے میں تو اتفاق نہیں کرتا. لیکن جب الیکٹورل کالج جب سندھ اسمبلی نہیں ہوگی پوری، تو وہ الیکٹورل کالج نہیں پورا ہوگا تو میں نہیں سمجھتا یہاں آدھی اسمبلی پنجاب میں نہیں ہوگی تو اس طرح کی یہ باتیں کریں. اس طرح یہ کوئی 34 نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے 32 یا 34 ممبر تھے جو ریزائن کیے اور تنخواہیں بھی لیتے رہے. ہم نے تو 150 بندے نے ریزائن کرنا ہے نیشنل اسمبلی سے. یہ الیکشن کروا کے دکھا دیں. ایسٹ پاکستان جب علیحدہ جب وہاں پہ آپ کو پتا ہے وہاں جو موومنٹ چلی تو عوامی لیگ کے جو ممبر تھے وہ سارے چلے گئے، تو وہاں ضمنی الیکشن ہوئے اور وہاں جماعت اسلامی ساری الیکٹ ہوگی 4-4 5-5 ہزار ووٹ لے کے. تو یہ کبھی ہوئے ان نیچرل چیزیں کبھی نہیں ہوتی. یہ مان جائیں، یہ ایسی باتیں ہیں. یہ ایک دن نہیں چل سکے گی کہ جب استعفے ہوں گے، اور استعفے آخری آپشن ہے وہ ہوں گے. استعفے ہوں گے اور وہ آخری آپشن ہے.
बहुत शुक्रिया। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो कहते हैं कि जब 150 बंदा इस्तीफा देगा तो ये हुकूमत चल नहीं सकेगी। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद लतीफ़ साहब भी, हम उनसे बात करेंगे। इसके बाद हम उस मामले पर भी बात करेंगे जो कि EU की डिसइंफो लैब की रिपोर्ट सामने। लेकिन उससे पहले जो हमारे यहाँ सियासी सूरत हाल है शाहिद लतीफ़ साहब, आज कुछ तब्दीलियाँ काबीना में भी की गई हैं, आने वाले दिनों में भी एक्सपेक्टेड हैं, दफ़ा 144 भी लग रही है। ये मजमूई तौर पर सियासी माहौल जहाँ खड़ा है सॉर्ट आउट हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेगा, या मामला किधर जाते दिखते हैं आपको? नहीं, मैं नहीं देखता कि इनमें कोई आपस में कनेक्शन है। ये उनकी तब्दीलियां जो हैं वो जैसे प्राइम मिनिस्टर कुछ वक्त के बाद जब चाहते हैं जिसकी परफॉर्मेंस के रिलेटेड मामले उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं होते वो चेंज कर देते हैं, तो इससे कोई बहुत बड़ी कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं करनी चाहिए। शाहिद लतीफ़ साहब, ये वजारत दाखिला शेख रशीद साहब को की गई, आपने कहा कि कारकर्दगी के अकॉर्डिंगली एवेल्युएट करते हैं और तब्दीलियां कर देते हैं, तो ये शेख रशीद की बेहतर कारकर्दगी पर वजारत दाखिला या उनको समझते हुए कि वो इसको बेहतर चला सकेंगे? देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर की अपनी असेसमेंट है ना, ही इज द टीम लीडर, तो उनकी जो असेसमेंट है उसको हम वैल्यू करें कि वो चाहते हैं। पहले उन्होंने एक चेंज किया और उसके बाद वो कहने लगे कि चूंकि पंजाब में जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो अपनी सही तरह से बातचीत नहीं कर सकते अपनी कामयाबियों के बारे में, तो उन्होंने फिरदौस आशिक अवान साहबा को लगा दिया। अब मेरे ख्याल में पंजाब की एक अच्छी प्रोजेक्शन उनकी थ्रू हो रही है, तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को वेट देना चाहिए। और जो टीम लीडर है उसके पास इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए ना कि जहाँ कोई काम उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा तो उसको चेंज करें। शाहिद लतीफ़ साहब, एक और सवाल कि इस वक्त बड़ा डायलॉग और बातचीत की कहा जा रहा है कि होनी चाहिए, वक्त की ज़रूरत है, सियासत की और निज़ाम के चलने की ज़रूरत है, मगर अभी आज जो बिलावल भुट्टो साहब ने कुछ देर पहले मीडिया के सामने गुफ्तगू की, उन्होंने ये कहा कि हुकूमत से बात करने का वक्त बहुत पहले चला गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं और हम ऐसा मौका भी नहीं देना चाहते कि इसको इस्तेमाल किया जाए हमारे खिलाफ। उन्होंने सहूलतकार और सिलेक्टेड और इस्टेब्लिशमेंट, ये सब अल्फाज इस्तेमाल किए। आप समझते हैं कि लॉन्ग मार्च जिसका कहा गया है जनवरी के आखिर पर, उसके बाद डायलॉग होगा, उससे पहले डायलॉग के चांसेस ज्यादा हैं? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि सारी बहानेबाजियां हैं। डायलॉग का वक्त कभी भी खत्म नहीं होता। एक तरफ तो बड़े बड़े नारे लगाते हैं कि जमहूरियत, तो जमहूरियत किस चीज का नाम है? और जो मसले हल करने होते हैं वो तो होते ही बातचीत के जरिए हैं कि डंडा पकड़ के मसले हल करने के लिए आप सड़कों पर निकलते हैं। और फिर इमरान खान जो है उन्होंने एक बड़ी अच्छी सजेशन दी है कि जी अगर आप मुझे हटाना चाहते हैं तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं, और अगर आप डायलॉग करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट में आए। जमहूरी तरीका तो यही है ना, और आईनी तरीका भी यही है। तो जब आईनी और जमहूरी सिर्फ नारे लगाने के लिए आपने तरीका रखा हुआ है, काम करने के लिए कोई और तरीके हैं, तो फिर ये आइन और जमहूरियत की बात ना क्या करें। शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस बात करेंगे EU की डिसइंफो लैब जिसपे भारत का प्रोपेगेंडा और किस तरह से फेक मामला चलाए गए, और साथ ही साथ हमारे साथ होंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। झूठ के पांव नहीं होते, झूठ को सरकारी पॉलिसी के तौर पर अपनाने वाला भारत बिल आखिर दुनिया के सामने बेनकाब होने लगा। भारत भारी सरमायाकारी करके दुनिया में मिस्टर जेंटलमैन और इनक्रेडिबल इंडिया का झूठा रूप धारने का ड्रामा रचाता रहा, मगर झूठ पे घड़ी फरेब की ये इमारत कब तक बरकरार रहती? फेक न्यूज के हवाले से काम करने वाले इदारे EU डिसइंफो लैब ने फेक न्यूज का अब तक का सबसे बड़ा नेटवर्क और इसकी कारस्तानियां बेनकाब कर दी हैं। श्रीवास्तव ग्रुप और इससे मुंसलिक जाली इदारों का नेटवर्क दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करता था। ये भारत का श्रीवास्तव ग्रुप है। 500 से ज्यादा न्यूज वेबसाइट्स, मशकूक NGOs, गैर फाल इदारों और थिंक टैंक्स के साथ पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है। यह रिपोर्ट बताती है कि 2005 में शुरू किए जाने वाले नेटवर्क का मकसद बैनुल अक़वामी सतह पर भारतीय मफादात फैलाना और पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करना है। श्रीवास्तव ग्रुप से चलाए जाने वाले इस नेटवर्क की पहुंच यानी रसाई 11 ममालिक और 9 खित्तों तक है। 116 ममालिक और 9 खित्तों तक है। नेटवर्क अक़वाम मुत्तहिदा की काउंसिल बराए इंसानी हुकूक और यूरोपियन पार्लियामेंट पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। श्रीवास्तव ग्रुप जाली NGOs और 700 से ज्यादा जाली मीडिया इदारों के जरिए मकासद पूरे करते रहा है।
यही श्रीवास्तव ग्रुप वो लोग जो हयात नहीं हैं, इंतकाल कर जाने वाली, इंसानी हुकूक पर काम करने वाली मोतबर शख्सियत को जिंदा दिखाते हुए उसका इस्तेमाल करने का भी इंकशाफ करता है। भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी ANI, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल, भी इस नेटवर्क का आलाकार है। इसके जरिए खबरें फैलाई जाती रहीं। प्रोपेगेंडा करने वाले इंडियन क्रॉनिकल्स में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्विस होने पर तहकीकात जारी हैं। अभी इसका जवाब आना बाकी है कि किस हद तक ये इन्वॉल्वमेंट है। भारतीय हुकूमत जवाब देने से गुरेज़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा की 10 तस्लीम शुदा NGOs का भी श्रीवास्तव ग्रुप से ताल्लुक़ साबित है। 1975 से गैर फ़ाल कमीशन टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीस को इस ग्रुप के ज़रिए 2007 में एक्टिव दिखाया गया। ये रिपोर्ट बताती है कि 2006 में इंतकाल कर जाने वाले प्रोफेसर लुई बी सोन 2007 में एक ग्रुप जो है ये उनको भी जिंदा दिखाता है और एक तकरीब में उनकी शिरकत को दिखाता है। श्रीवास्तव ग्रुप जो जिन इदारों से मुंसलिक है वो UNHCR, यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो दफातर हैं उनके बाहर इन्होंने मुजाहिरे किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करके अपना बयानिया जो कि फेक बयानिया है, झूठा प्रोपेगेंडा है, उसको पेश करते रहे हैं और उसको बढ़ावा देते रहे हैं। यही नहीं, श्रीवास्तव ग्रुप जो है कई इदारों से और NGO से मुंसलिक है और बज़ाहिर ये जनूबी एशिया या पाकिस्तान, भारत या इस खित्ते से मुतालिक वो मालूमात नहीं रखता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। मगर अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर जाकर इससे मुंसलिक इदारे, फेक ऑर्गेनाइजेशंस या मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो अपना बयानिया पेश करते रहे, प्रोपेगेंडा करते रहे। 2015 में हुकूमत पाकिस्तान की शिकायत पर अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 ऐसी NGOs की तस्लीम शुदा हैसियत को ख़त्म भी किया था। श्रीवास्तव ग्रुप ने 245 ऐसी वेबसाइट की बंदिश के बाद EU क्रॉनिकल्स के नाम से एक वेबसाइट जारी की है जिसमें यूरोपीय पार्लियामेंटेरियन से मज़ामीन लिखवाए जाते रहे असरअंदाज होने के लिए। योआना बाराकोवा जैसी पाकिस्तान मुखालिफ यूरोपीय पार्लियामेंटेरियंस इसी फोरम के जरिए पाकिस्तान के मुखालिफ लिखती रहीं, बोलती रहीं। ANI के जरिए से ये मवाद फिर भारत में फैलाया जाता रहा जिसे भारत की लोकल मार्केट तक लोकल मीडिया के जरिए पहुंचाया गया। ANI की जो क्रेडिबिलिटी है, मुबैना क्रेडिबिलिटी, उसे इस्तेमाल करके ये मवाद बिग न्यूज़ नेटवर्क और वर्ल्ड न्यूज़ नेटवर्क के जरिए 95 से ज़्यादा ममालिक की 500 से ज़्यादा वेबसाइट्स पर पब्लिश किया जाता रहा। तो किस हद तक इसकी रसाई को पहुंचाया गया और फैलाया गया। 2016 और 2017 में फ्रेंड्स ऑफ बलोचिस्तान नामी जाली तंजीम से जनीवा में इसी ग्रुप ने रिलीज़ कराई, जिन पर इत्तलात के मुताबिक 3 मिलियन फ्रैंक खर्च किए गए। यानी कि ना खित्ते से ताल्लुक, ना वास्ता, ना इस मामले से मुतालिक जान, मगर इस्तेमाल किया गया फेक और फैब्रिकेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए। जिन लोगों को मालूमात नहीं है उनको मालूमात देकर फिर उनको फैलाया गया और ये यूरोपियन एक NGO है जो इस पूरे मामले को एक्सपोज कर रही है। इसी पर बात करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, शाहिद लतीफ़ साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हमारे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहला सवाल तो यही, श्रीवास्तव ग्रुप को जिस तरह एक्सपोज किया गया उसकी आड़ में भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब हो रहा है, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है? किस तरीके से इस चीज़ को मज़ीद उठाया जाए और बार बार दोहराया जाए और सामने लाया जाएगा? देखिए, पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने तकाजा किया है UN सिस्टम से, यूरोपियन यूनियन से कि इस चीज़ की तहकीक करें कि भारत ने किस तरीके से फेक आउटलेट्स के जरिए, फेक NGOs के जरिए और फेक वेबसाइट्स के जरिए उनकी पॉलिसीज को, उनके प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। प्रोपेगेंडा जो है, झूठा मन घड़त खबरें वहाँ उनको फीड की है और उनकी साख को और अपनी साख को तो यकीनन मुतासिर किया है। अब उनका एक अरेंजमेंट है जो भारत की न्यूज़ वायर एजेंसी है ANI, तो उनके साथ एक पार्टनरशिप है एक बड़ी रेपुटेबल वायर एजेंसी की, रॉयटर्स की। तो हमारा तकाजा है कि उन्हें भी रीएवैल्यूएट करना चाहिए कि किस किस्म की खबरें वो देते हैं, उनमें कितनी सच्चाई होती है और क्या बगैर तहकीक के उन्हें उनकी खबरों को, उनकी अशात को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं।
تو یہ سارا سسٹم کو انہوں نے ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی ہے، پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ بڑی تشویشناک چیز ہے میں سمجھتا ہوں. اور یہ پاکستان نہیں تھا، یہ ان کی اپنی تحقیق کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. تو کچھ اقدامات ہم نے تجویز کیے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اس پر وہ آگے بڑھیں گے. قریشی صاحب، یورپی این جی او اس کو ایکسپوز کر رہی ہے، اور یہی رپورٹ جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ بتاتی ہے کہ سال پہلے بھی اس متعلق بہت کچھ سامنے آیا، لیکن پھر بھی یہ سریواستو گروپ اسی طرح کام کرتا رہا. یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنا اثر و رسوخ، کتنا افیکٹو اور آرگنائزڈ ہے. اب 15 سال سے جاری ہے یہ کھیل. پاکستان اس پر سوچ رہا ہے کہ کیا قانونی آپشنز یا کیا قانونی آپشنز ہمارے پاس انٹرنیشنل فورمز پر موجود ہیں کہ اس کو بڑھایا جا سکے اور بھارت کے گرد گھیرا تنگ کیا جا سکے اس معاملے کو لے کر؟ دیکھیے، پاکستان تو یہ چاہتا ہے کہ یہ دروغ ہوئی، یہ جھوٹ کا پلندہ، اور یہ جو لوگوں کی جو ناموں کو استعمال کیا گیا ہے، وہ شخصیات جو اب دنیا میں نہیں ہے انہیں استعمال کیا گیا، امپرسنیشن کی گئی، یہ سب یہ جرم ہے، یہ جرائم ہے. ان جرائم کی نہ صرف تحقیق ہونی چاہیے پر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اپنے سسٹمز کو جو ہے وہ ری ایویلیویٹ کریں اور ان کو دیکھیں کہ مستقبل کے لیے انہیں کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس قسم کے پروپیگنڈا سے بچا جا سکے. شاہد لطیف صاحب، قریشی صاحب کی گفتگو بھی آپ سن رہے ہیں. یہ ایک بڑے نیٹ ورک نے 15 سال تک پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا. پاکستان کی جوابی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ کیا انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں ہم لوگ کہ کیا ڈیپتھ اور کیا امپیکٹ ڈالا ہے اس نے پاکستان کے تشخص کو لے کر انٹرنیشنلی؟ کس طرح سے پاکستان کو فریم کیا گیا ہے؟ پاکستان کو کیا آپشنز لینے چاہیے زیادہ افیکٹولی انٹرنیشنلی اپنا غم، غصہ اور یہ تمام بات رجسٹر کرانے کے لیے کہ بھارت نے کیا کھیل کھیلا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف غم غصہ کے اظہار کی بات نہیں ہے. ہم نے جب 1971 میں اس نے ریاستی دہشت گردی کی تھی مشرقی پاکستان کو توڑنے کے لیے ویسٹ پاکستان سے، تو اس وقت بھی ہم نے کو اس کے اوپر اپنی صحیح کارروائی نہیں کی. وہ تو ایک چھوٹی سی بات کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جاتے ہیں. کیا ہم نے اپنے گریبان میں کبھی دیکھا ہے؟ ہم ایسے موقعوں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ پیسے کتنے لگیں گے. یہ تو ایک اتنا بڑا فیل ہے. اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے بتانا ایک چیز ہے، مگر کسی دوسرے کو گرانا، اور وہ بھی ایک انٹرنیشنل لیول پہ، یہ ایک بہت بڑا مجرمانہ فیل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فارن منسٹر صاحب جو ہیں وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ غم و غصے کا اظہار کیا اور چپ کر کے بیٹھ گئے. نہیں، اس کے اوپر نتیجہ نکالیں. ہمارے ملک کے جو مایہ ناز قانون ساز لوگ ہیں جو انٹرنیشنل لا میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، ان کو اکٹھا کریں اور اس پر بھرپور طریقے سے اپنا غم و غصہ صرف نہیں، ایک ایسی شکایت ہم لانچ کریں جس کے اوپر ایکشن ہو. ایکشن اورینٹڈ کام ہونا چاہیے. یہ صرف غم و غصہ کر کے بڑی بڑی سرخیاں دیکھے تو بات نہیں بنے گی. وہ تو جھوٹ کے پلندے لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا سارا کام جھوٹ والا ہے. یہ جو آپ ڈس انفو لیب یورپین کی بات کر رہی ہیں، یہ صرف ایک ان کا وہ ادارہ چھوٹا سا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور اس نے بہت بڑا کام کیا ہے. ایک سٹیمپ ہے اس کے نام پہ. تو جب یورپین لیول پہ ایک چیز کو پکڑا گیا ہے، اس کو آپ بنیاد بنا کر اس کو اتنی بڑی بنیاد بنائیں. وہ تو ساری عمر آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے اور ہم اس چیز سے گھبراتے رہے کہ جی اس میں پیسے لگتے ہیں. وہ تو ساری دنیا میں اس نے آپ کا ڈڈورا آپ کے خلاف پیٹ کے پاکستان کو دہشت گرد ملک بنا دیا. اچھی بات ہے کہ ہم نے ایک ڈوزیئر میں ناقابل تردید جو شواہد ہیں وہ ان کو بند کر کے دیے ہیں، مگر ایکشن کہاں ہے؟ ہمیں ایکشن اورینٹڈ لائن لینی چاہیے. تو میں عرض کروں گا، کیونکہ بیٹھے ہوئے ہیں وزیر خارجہ صاحب بھی، کہ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ بھارت سے ہمیں اس سٹیج پہ یہ بدلہ لینا ہوگا. صرف رجسٹر کرنے سے غم و غصہ یہ بدلہ نہیں ہو سکتا. وہ آپ کے اوپر اٹیک کرنے کی سوچ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں ہم غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے بات نہیں بنے گی. ایکشن لی جانی چاہیے. یعنی یہ تو دنیا میں ایک باقاعدہ بدماشی والی صورتحال ہندوستان نے اختیار کی ہوئی ہے، اور پاکستان کے خلاف اتنا غلط پروپیگنڈا اور پاکستان کو اس طرح گرانا، یہ تو اس کو انٹرنیشنل لاز اجازت نہیں دیں گے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ایک ٹیم بنائیں اور بھرپور طریقے سے ایک ایکشن لیں جس کے تحت
اس کا ہم رزلٹ چاہتے ہیں. رزلٹ اورینٹڈ ایکشن لینی چاہیے. ریزلٹ اورینٹڈ ایکشن ہونا چاہیے. قریش، پاکستان کے عسکری ادارے تو ہائیبریڈ اور 5th وار جنریشن کی بات کرتے ہیں، اس کو قوم کو سینسٹائز کرتے اس پر چلے آ رہے ہیں، لیکن پھر بعض اوقات سویلین قیادت کے اس معاملے پر کمزوریاں بھی دکھتی ہیں، قدم پیچھے نظر آتی ہے. سمجھتے ہیں دشمن بھی اس کا فائدہ اٹھاتا ہے؟ دیکھیے، ہائیبریڈ وار فیئر جو ہے یہ یقیناً پاکستان اس کو بیٹل کر رہا ہے، پاکستان اس کا مقابلہ کر رہا ہے اور ہم پر مسلط کو کیا جا رہا ہے. جو میری پہلی پریس کانفرنس تھی 14 نومبر کو، انڈین ڈاسیر کا جو تفصیلات ہیں وہ قوم کی انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھی گئیں. اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح بھارت ہائیبریڈ وارفیئر کے ذریعے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہ رہا ہے، کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دی جا رہی ہے، کس طرح وہ ایک اسمیئر کیمپین میں اپنے آپ کو مبتلا کیے ہوئے ہے. اب یہ مختلف طریقوں سے انہوں نے یہ مسلط کیا ہوا ہے، اور یہ بھارت نہیں، یہ تو ایک ٹیکٹک ہے جو بہت سے ممالک استعمال کرتے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے اور پاکستان کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے اور اپنی قوم کو بتانا ہے کہ کس طرح. مثال کے طور پر دیکھیں، انہوں نے ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ جی اپنا جو دیکھیے آپ کے علم میں ہے. شاہد لطیف صاحب، قریشی صاحب بھی بات کر رہے تھے، ابھی آپ نے بھی کہا کہ ریزلٹ اورینٹڈ ایکشن کی ضرورت ہے. تحقیقات اس معاملے پہ بھی جاری ہیں کہ را کا یہ سریواستو گروپ کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کتنا بڑا یہ نیکسس ہے، اور اگر یہ تعلق ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اہمیت اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں، میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے خلاف ایک ایکشن اورینٹڈ آپ کو کام کرنا چاہیے اور ہمارا حق ہے. جیسے میں نے کہا کہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے بات کرنا یہ بھی ایک کرائم ہے، مگر اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ کسی ملک کو نیچے گرانا اور پیچھے لانا. یعنی ایک آپ نے جان بوجھ کے ایسی حرکت کی کہ پاکستان اگر اوپر کھڑا ہے تو اس کو نیچے گرا کے ایک جعلی خبر جو ہے، ایک خبر نہیں بارہا خبریں لائے. اور کل یہ ایک ڈسکشن ہو رہی تھی جس کے اندر ہمارے کچھ لوگوں نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور یہ جو ادارہ ہے ڈس انفو لیب کا، یورپین یونین کا، انہوں نے انہیں کو بتایا کہ جی یہ جو ہمارے ممبرز ہیں ان میں سے کسی ایک کو پکڑ کے ایک کونے میں لے جا کے کوئی اپنی مرضی کا سوال اور اپنی ہی مرضی کا جواب نکال کے اور اس کو ایک شائع کرتے تھے کہ یورپین یونین پاکستان کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے. وہ یورپین یونین نہیں ہے. اس طرح کے ممبر تو آپ کو دنیا میں ہر جگہ مل جاتے ہیں. کسی ایک کو کونے میں لے جا کے مرضی کا سوال اور مرضی کا جواب دے دیں. شاہد لطیف صاحب، بڑی معذرت کہ میں آپ کو روک رہی ہوں، میں اگر سوال کو آپ نے 2-3 بار یہ دہرایا کہ ریزلٹ اورینٹڈ ایکشن کی ضرورت ہے. ایک انٹرنیشنلی پاکستان کے پرسیپشن کو جعلی طور پر گھڑا گیا، بنانے کی کوشش کی گئی، پاکستان کی پوزیشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی. انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ہمارے سفارتی مشنز باہر موجود ہیں، عملے موجود ہیں. ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں EU میں، UN میں، ہم کیوں نہیں اس چیز تک اس طرح ان ڈیپتھ پہنچ سکے جبکہ ہمارے ہی امیج پہ بات کی جا رہی ہے، ہمیں پریزنٹ اور پورٹرے کیا جا رہا ہے. اب کیا کیا جائے کہ جس طرح ہم اسے بائی کر رہے ہیں انٹرنیشنلی وہ بڑے فورم جس کو بائی کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فارمل ایکشن لینا چاہیے، اور اس فارمل ایکشن کا یہی مطلب ہونا چاہیے کہ انہوں نے 1971 میں ہمارے ساتھ کیا کیا، ابھی جو ریسنٹلی انہوں نے پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا، ناقابل تردید شواہد کے ساتھ ہم نے ان کو فولڈرز پیش کیے. میں UN کی بات کر رہا ہوں، اور UN ہی کا ایک جو ہے وہ اپنی اس کا UN کا ایک ڈیسیژن ہے، آج تک 70 سال کے بعد بھی اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر بھرپور طریقے سے ہمیں فارمل طریقے سے UN بھی اور اسی طرح انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس کی پاسبلٹیز دیکھیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس ہیں ان کی ایک فورن ٹیم بنا کے اور اس کے اوپر فل بور جائیں تاکہ دنیا میں ایک آپ تہلکہ مچا دیں. یہ بھی ہمارے پرائم منسٹر نے 2 مرتبہ جو جنرل اسمبلی میں تقریر کی، کیا پوری دنیا میں کشمیر کا نام اب نہیں لیا جا رہا؟ وہی اقوام متحدہ جس کی اپنی قرارداد اس کو آج تک کوئی پوچھتا نہیں تھا. 1 سال میں 3 مرتبہ جو کشمیر ہے اس کے اوپر اقوام متحدہ میں بحث ہوئی ہے.
यही अक़वाम मुत्तहिदा था ना जो कश्मीर का नाम नहीं लेता था, सदियां बीत गई, मगर अब इसको वो लेवल मिल गया है। इसी तरह भारत को अब इसकी बदमाशी के सिलसिले में पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए और इसके खिलाफ एक्शन डिमांड करने के लिए जो भी आपको तरीका और जो भी एजेंसी नजर आती है, जिसमें मैं समझता हूँ कि यूएन है और साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, भरपूर तरीके से इनकी तरफ जाएं। पैसे खर्च होते हैं तो करें, क्योंकि इसी चीज पे हम घबराते रहे और वो आपके खिलाफ लॉबिंग आज तक करता रहा और उसकी लॉबिंग सुनी गई, क्योंकि आज का जमाना वो है कि जिसमें एज दे से परसेप्शंस मैटर मोर देन द रियलिटीज। आजकल रियलिटीज को नहीं कोई देखता, परसेप्शंस हैं, और ये हमारी परसेप्शन उन्होंने तबाह की 15 साल से। और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करती रही। इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम पे एक बंदे की खबर जो है वो उसको यूरोपियन यूनियन कह के देते रहे, तो क्या यूरोपियन यूनियन को हमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए? वैलिड पॉइंट शायद साहब, परसेप्शंस मैटर करते हैं, साथ साथ जिस तरह बेचा गया तो उसको इतने बड़े फोरम्स मुस्तकिल 15 साल बाय भी करते रहे। कुरैशी साहब, जिस तरह शायद साहब भी बात कह रहे हैं, पाकिस्तान के बैरून मुल्क बड़े मिशंस हैं, सफारती अमला मौजूद है, क्या प्लानिंग है? अब किस तरीके से, क्या गाइडलाइंस हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बाहर बैठे सफारतकारों को, आपके सफारती मिशन को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाना है, बताया जाना है, अपने आप को रजिस्टर कराना है कि ये 15 साल भारत ने किस किस्म का फेक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया, और वो सो कॉल्ड फॉरम्स जो इंटरनेशनली बैठे हैं वहां पे इंसाफ की बात करने को, वो कुछ भी ना पकड़ सके ना समझ सके? क्या प्लानिंग है आपकी? पहला काम तो ये किया है कि जो हमारा डॉसियर था, उस डॉसियर को हमने उसकी तशहीर की है और उसको शेयर किया है। जो P5 ममालिक हैं सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनसे शेयर किया है, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर किया है, यूरोपियन यूनियन के साथ शेयर किया है, जो अहम OIC के ममालिक हैं उनके साथ शेयर किया है, और उनको आगाह किया है कि भारत क्या करना चाह रहा है, और ये हमारे पास जो इररिफ्यूटेबल एविडेंस है उसको शेयर किया है। तो हम आगाही की एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, और हमारे जो मिशंस हैं उनको हिदायत दे दी गई हैं कि वो इसका प्रचार करें, हक़ाइक़ अपनी होस्ट कंट्रीज के सामने रखें। कुरैशी साहब, आखिर में थोड़ा सा सियासी भी आपसे जान लें। PDM सड़कों पर है, लाहौर का जलसा को है, कभी इधर से आवाज आती है मुज़ाकरात को कहा, कभी उधर से आती है मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई कहता राब्ता किया, कोई कहता नहीं। क्या होने को है? मुज़ाकरात की तरफ क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं अपोजिशन को बुलाकर बिठा लेते हैं साथ? देखिए, मुज़ाकरात की तो हम इनको दावत दी। आपने देखा कि जब पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से जो ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए और भारत अज़ाइम जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में, फैटिफ की ग्रे लिस्ट में धकेलने की भारत की कोशिश सामने आई, तो हमने कहा ऑपोजिशन से आइए बैठिए और नेशनल इंटरेस्ट में फैटिफ के लिए कानून साजी करें। हमने गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में कुछ दिलचस्पी हुई, लेकिन ऑपोजिशन जमातों ने इस किस्म की शराइत आयद कर दी कि अगर आप फैटिफ पे कानून साजी करना चाहते हैं तो पहले एहतसाब के अमल में हमें रियायत दीजिए। वो हमारे लिए मुमकिन नहीं था, तो बात आगे बढ़ न सकती। हमने 2 दफा उनको दावत दी कि आइए बैठिए, इस पे बात करें, वो तशरीफ न लाए। जब गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का वक्त आया और वो शफाफ इंतखाबात का तकाजा करते थे, हमने फिर उनको दावत दी कि आइए बैठिए और बैठ के बात करते हैं। हमारी राय में जिस किस्म की जो सियासत वो कर रही हैं, जलसा कर लें क्या हो जाएगा, धरना दे लें क्या हो जाएगा, इससे मामला नहीं होते। मामला हमेशा गुफ्तगू शदीद से हल होते हैं, और इस किस्म के टैक्ट से बयानबाजी तो हो सकती है और आप मजमा तो इकट्ठा कर सकते हैं। मजमा इकट्ठा करना कोई बड़ी चीज नहीं है। हम खुद जलसों के माहिर हैं, हमने बड़े बड़े जलसे किए हैं। इमरान खान से बड़ा क्राउड पुलर कौन हो सकता है? ये सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन इससे तब्दीली नहीं आती, इससे मसाइल हल नहीं होते, इससे बल्कि नुकसान के इम्कानात हैं। मासूम लोग मुतासिर हो सकते हैं और पूरी बिसात जो है वो लिपट सकती है। ये सब चीजें उनके ज़हन में होनी चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ थे, शाहिद लतीफ़ साहब थे। जो आखिरी एक सियासी सवाल उनसे रखा उस पर वो कहते हैं कि बहुत एहतियात की ज़रूरत है, पूरी बिसात लिपट सकती है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो भारत में किसानों के साथ हो रही है और जो किसान हुकूमत से चाह रहे हैं, कुछ इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। भारत में इस वक्त किसान सड़कों पर है। सितंबर के तीसरे हफ्ते में भारतीय राज्यसभा में ज़राअत से मुतालिक 3 बिल मुतारिफ कराए गए थे। इन कवानीन की रूह से भारतीय किसान अब अपनी पैदावार बराह रास्त निजी मंडियों को फरोख्त कर सकते हैं, मगर किसान इस पर राजी नहीं है। किसानों को खदशा है कि इससे आड़त यानी मिडल मैन की रवायती मंडियां खत्म हो जाएंगी। निजी खरीदार किसानों को मुनासिब कीमत नहीं देगा तो किसान के पास इसका मुतबादिल ऑप्शन यानी कि वो मंडियां नहीं बचेंगी। कुछ अरसे बाद किसान इन निजी खरीदारों यानी बड़ी कॉरपोरेशंस के रहमो कर्म पर होगा और उसके हिसाब से उसे चलना होगा। हुकूमत का यह दावा है कि कम अज कम इमदादी कीमत खत्म नहीं की जा रही, मगर किसान बेतबार है, यकीन करने को तैयार नहीं है। पंजाब का किसान सबसे ज्यादा एहतिजाज कर रहा है। भारत की सरकार और किसान के माबैन ये मसला बहुत पुराना है, मगर मौजूदा हुकूमत में बदतरीन हो गया है। 3 लाख से जायद भारतीय किसान कर्ज की अदायगी ना कर सकने के बायस खुद सोजी कर चुके हैं। मोदी सरकार हिंदुत्व के एजेंडे पर गामजन है। किसानों की आड़ में दरअसल वो सिख कम्युनिटी का माशी इस्तेहसाल कर रही है। सिख रहनुमाओं का ये इल्ज़ाम है कि मोदी सरकार इससे कबल आदिवासियों, दलितों, मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ इम्तियाजी कानून साजी कर चुकी है। इसी मामले पर जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई इसमें किसान के कुछ लिए नहीं है या फिर किसान समझ नहीं पा रहा। हमारे साथ सदर वॉइस ऑफ फ्रीडम डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये समझा दीजिएगा कि मामला वाकई ज़रई इस्लाहात का है या मोदी सरकार का इसके पीछे कोई और एजेंडा है? मोहतरमा, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। मेरी डिवाइस पे साइन आ रहा है पुअर कनेक्शन, मगर ना ही मैं आपका सवाल सुन पाया हूं। मगर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं ये ब्रीफ करूंगा कि जो कुछ अब दिल्ली में चल रहा है, 5-6 दौर बातचीत के जो है वो मुकम्मल फेल हुए हैं और कल ही बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो अगला एक पूरा महीना भारत में मीटिंग्स करके लोगों को बताएंगे कि ये किसान कानून कैसे उनके फायदे में है। तो इससे एक बात जाहिर है कि इसके बावजूद के 5 लाख लोग पिछले 2 हफ्ते से दिल्ली की आउटस्कर्ट्स में बैठे हुए हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे हैं और औरतें हैं और बिल्कुल ठंड में ये सारा माहौल है। और ऐसा लगता नहीं है कि भारत सरकार कोई समझौता करना चाहती है या समझौते का कोई रास्ता तलाश रही है, क्योंकि इसके पीछे जो मोदी सरकार का 2014 से ही एक तरफ उन्होंने पॉलिटिकल हिंदुत्व के एजेंडे के साथ सोसाइटी को पूरी तरह पोलराइज किया है, उसकी पालाबंदी। दूसरी तरफ अबानी अंडानी जिन्होंने इनके सारे इलेक्शन मुहिम को फाइनेंस किया है, क्योंकि ये 2 ही बहुत बड़े नाम हैं गुजरात के जो अब जिनको इनसे फायदा होने वाला है, जो कि तीनों कानून जिसको खेती को प्राइवेटाइज करने की तरफ जो बात है वो असल में किसानों को अपनी जमीनों में ही बेजमीने बना देने की बात है। उन्हें एज ए बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर ये बनाना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी इसके बावजूद के धीरे धीरे बाकी सूबों के किसान भी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक तरफ बीजेपी का वो गोदी मीडिया है जिसने बिल्कुल जो है वो हिंदुत्व का एजेंडा उसको ही वो प्रमोट कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ ये खुद ही वायलेंस की घटनाएं करवा के, हिंसा की घटनाएं करवा के उसको इस लहर के साथ जोड़ेंगे और फिर कुछ ऐसा ही करेंगे जैसा इन्होंने सीएए के खिलाफ जो शाहीन बाग में मुकम्मल पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, हम देख रहे हैं आज के उनके दर्जनों एक्टिविस्ट जो हैं, जिनमें जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स हैं, जेएनयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनमें 3-4 सिख भी हैं जिन्होंने वहां सीएए के शाहीन बाग प्रोटेस्ट के वक्त लंगर लगाया था और उनको अब यूएपीए के तहत जो है वो जेलों में बंद किया हुआ है। तो यही रुझान मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ वायलेंस करवाएंगे, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं और इसमें से जो है वो और टकराव वाली बात निकलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज नहीं मुझे आई फिर।
चलें फिर मैं अब आपकी इसी बात पर इसको कंक्लूड कर लूंगी। डॉक्टर अमरजीत सिंह हैं, सदर वॉइस ऑफ फ्रीडम के, जो हमें ज्वाइन कर रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि जो भारत में इस वक्त किसानों के साथ हो रहा है, ये हिंदुत्व का एजेंडा है और इसी को लेकर चलते हुए हुकूमत पुरतशद्दुद वाक़यात करेगी। किसान शिमाली भारत से, पंजाब और हरियाणा के इलाकों से ज़्यादा हैं, जो दिल्ली तक पहुंचे हुए हैं। उनका एहतजाज फैल रहा है और जो अभी डॉक्टर अमरजीत सिंह बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इंतज़ामी नहीं सियासी मामला है और इसी को फैलाया जा रहा है, माशरे को पोलराइज किया जा रहा है। और भारत आने वाले दिनों में जब पुरतशद्दुद वाक़यात करेगा तो वो फेक मामलात के ऊपर और मिस इन्फॉर्मेशन, और हम इससे पहले सेगमेंट में बात कर किस तरह इंटरनेशनली भी भारत में मौजूद ग्रुप्स जो हैं वो इस फेक मामले को या खबर को फैलाव के लिए कितना ऑर्गेनाइज होकर काम करते हैं कि एक्सपोज होने के बावजूद भी वो बाज़-औक़ात इफेक्टिवली उसी तरह से इस झूठ को प्रोपेगेट कर रहे हैं। और इस वक्त भारत में भी सूरत हाल जो डॉक्टर अमरजीत सिंह कह रहे थे ये फैलेगी और बढ़ेगी, अभी कंट्रोल में नहीं आएगी। डॉक्टर अमरजीत सिंह आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।